नमस्कार। नीट जेई 2021 के स्टूडेंट्स के लिए पीसीपी सीकर की मार्गदर्शन श्रृंखला गुरु मंत्रा में आज हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। मैथ्स के बारे में कहते हैं कि यू कैन लव मैथ्स, यू कैन हेट मैथ्स, बट यू कांट इग्नोर मैथ्स इफ यू आर ए जेई एस्पायरेंट। जी, आज के इस पैनल डिस्कशन में हमारे साथ प्रिंस एडुहब के चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सुंडा सर हैं। नमस्कार। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के जितने भी सीकर के चीर परिचित लीजेंड्स हैं वो आज इस पैनल डिस्कशन में हैं। हमारे साथ एजी सर हैं, अशोक गुप्ता सर। सिंस लास्ट 16 ईयर्स आप टीचिंग फील्ड में हैं। कोटा से आपने शुरुआत की और उसके बाद में सीकर की धरती की अब तक की जेई की बेस्ट रैंक, ऑल इंडिया 11th रैंक जनरल कैटेगरी देने का क्रेडिट आपको जाता है। और मैंने कल भी कहा था कि 11th रैंक को पढ़ाने वाले तीनों टीचर आज के दिन पीसीपी में हैं। आप ही के साथ पीजी सर बैठे हैं, प्रवीण गुप्ता सर। आप भी उस त्रिवेणी का हिस्सा हैं, उन तीनों टीचर्स की टीम का हिस्सा हैं जिन्होंने सीकर को 11th रैंक दे करके, मुझे आज याद है आज तक पर इसकी खबर चली थी, आज तक न्यूज चैनल पर। आप 11 साल से इस फील्ड में हैं और बहुत मजे हुए टीचर आपको मैथ्स का बच्चे कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। आपके साथ में ही नीरज सर हैं। नमस्कार। पिछले 10 साल से आप इस फील्ड में हैं और कहते हैं कि आदमी के भीतर अपने सब्जेक्ट के लिए मोहब्बत हो और काम में जुनून हो तो आदमी किस रूप में तैयार हो सकता है। सीकर से शुरुआत की और शेखावाटी और सीकर की अब तक की जेई की जो टॉप रैंक्स हैं वो देने का क्रेडिट आपको जाता है, वो भी पीसीपी के माध्यम से। और हमारे साथ आरएस सर हैं। आप पिछले 12 साल से इस फील्ड में हैं, दिल्ली रहे, कोटा रहे और उसके बाद में आप सीकर आए और स्टूडेंट्स के बहुत चाहते हैं, एक टीचर के रूप में भी, एक मेंटर के रूप में भी। मेरा डॉक्टर साहब ऐसा मानना रहा था अब तक कि मैथ्स के लोग अपने काम में डूबे रहने वाले लोग होते हैं, थोड़े से जुनूनी होते हैं और थोड़े से सनकी भी होते हैं। शब्द सनकी कोई पॉजिटिव शब्द नहीं है, लेकिन इसका सिनोनिम मुझे इससे बेहतर कोई मिला भी नहीं। मुझे याद है जॉन नेफ अमेरिका के बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए जिनको बाद में नोबेल प्राइज मिला था। उनकी जीवनी एक जर्नलिस्ट ने लिखी थी, हार्वर्ड के जर्नलिस्ट ने, ए ब्यूटीफुल माइंड। उसके बाद में उसके ऊपर मूवी भी बनी थी जिसकी पूरी देश और दुनिया में चर्चा हुई थी। और वो इतने इंटेलिजेंट थे कि मैथमेटिशियन थे, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, हार्वर्ड में पढ़ाया, लेकिन उनको नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के लिए मिला। गेम थ्योरी उन्होंने दी थी। तो उनकी जब मैंने मूवी देखी थी तो उसके बाद में मेरी ये धारणा बनी, लेकिन आप सब लोगों को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे के सारे गुण आप लोगों में भी है। इसका मतलब मैथ्स का आदमी कुछ इसी तरह का होता है। तो मुझे गर्व है कि हमारी पीसीपी में मैथ्स के लीजेंड्स हैं जो एक से बढ़कर के एक रैंक ईयर बाय ईयर आप दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैथ्स को डिस्कस करें उससे पहले ये माला में मोती पिरोनी जैसा है, अच्छे टीचर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाना और फिर एक बेहतरीन सिस्टम दे करके उनकी एनर्जी का, उनके नॉलेज का, उनके एक्सपीरियंस का विद्यार्थी हित में प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं, फिर हम मैथ सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। औकार सर, बहुत अच्छी बातें आपने पकड़ी हैं और मैं कहना चाहूँगा कि प्रिंस एजुकेशन हब में किसी भी विंग की बात करें, हमारे 3 पॉइंट्स पे मुख्य फोकस रहते हैं। फर्स्ट इज क्वालिटी ऑफ टीचिंग फैकल्टी जी, सेकंड संसाधन जी, और तीसरा सिस्टम जी। क्योंकि इनमें से अगर एक भी चीज़ की कमी है तो आप बच्चे को वो नहीं दे सकते जिसके लिए बच्चा डिजर्व करता है। इसलिए प्रिंस एजुकेशन हब की हर विंग में हमने प्रयास किया कि एक से बेहतर एक टीचिंग फैकल्टी को जोड़ा जाए। जी। पीसीपी की मैं बात करूं तो पीसीपी में आज अपन मैथमेटिक्स का गुरु मंत्रा सीरीज पे बात कर रहे हैं, पैनल डिस्कशन कर रहे हैं। उससे पहले अपन ने फिजिक्स में डिस्कशन किया, उसके बाद केमिस्ट्री में डिस्कशन किया, आगे बायोलॉजी में डिस्कशन करेंगे। आप चारों सब्जेक्ट में पाएंगे कि एक से बढ़कर एक टीचर्स की टीम है और इसका मुख्य कारण एक ही रहा है कि अगर अच्छा टीचर आया है, सिस्टम में घुल के काम करने के इच्छुक हैं, संस्था के प्रति
पॉजिटिव मानसिकता के साथ आगे बढ़ने के इच्छुक हैं, तो ऐसी फैकल्टी को हमने हमेशा प्रायोरिटी दी है, चाहे हमारे पास ऑलरेडी कितनी भी फैकल्टी हो जी। और मैं बच्चों को भी अक्सर कहता हूं कि हम फैकल्टी के नंबर ऑफ फैकल्टीज में कभी कंजूसाई नहीं करते हैं। यही कारण है कि पीसीपी में आज के दिन ड्यूरिंग कोविड एक सब्जेक्ट में 10 से अधिक फैकल्टीज सर्विसेज दे रही हैं और बच्चों को बहुत अच्छी तरह के ऑप्शंस मिलते जा रहे हैं। दूसरी बातचीत आई संसाधन की, तो फैकल्टी अच्छी होगी लेकिन संसाधन नहीं होंगे तो फैकल्टी की मेहनत काम में नहीं आएगी। तो संसाधनों के लिए तो आपने, पहले मैं वर्ल्ड क्लास बोलता था इंफ्रा, और आपने इंटरनेशनल एमिनिटीज सब जोड़ दिया है, जो पिछले लाइव टूर में सभी लोगों ने देखा होगा कि हर कैंपस में इंटरनेशनल एमिनिटीज संसाधन हमने जोड़ने की कोशिश की है, चाहे वो टीचिंग के हों, चाहे नॉन टीचिंग के हो, चाहे रेजिडेंशियल हो। उसके बाद में आ जाती है बात सिस्टम की। तो मैं कहना चाहूँगा कि शुरुआत पीसीपी की जो हुई थी उसमें हमने पहली दो चीज़ों पे फैकल्टीज और संसाधन पे जोर दिया लेकिन सिस्टम पे नहीं दिया था। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करना शुरू किया, क्योंकि चारों तरफ का आउटलुक एक ही आया कि जो नेशनल लेवल की कोचिंग्स हैं वो हमेशा सिस्टम के साथ चलती है। तो सीकर में कोचिंग होकर हमने नेशनल लेवल की कोचिंग्स के समकक्ष सिस्टम डेवलप किया। और इस सिस्टम का मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्या विशेष सिस्टम है जो अन्य कोचिंगों में मिलना मेरे हिसाब से मुश्किल है, केवल नेशनल लेवल की कोचिंगों में मिलता है, कि फर्स्ट डे बैच के साथ डीएसपी डिटेल्ड स्टडी प्लान होता है कि किस दिन किस तारीख को कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक बच्चा पढ़ेगा, कब टेस्ट देगा। फर्स्ट थिंग, जिसके कारण बहुत स्मूथ सिस्टम चलता है। सेकेंड थिंग, सुबह जब फैकल्टी इंस्टीट्यूशन में आएगी तो पहले दिन उनके पास पूरा लेआउट होता है कि कल के दिन आपको क्या क्या करना है, उस डीएसपी के आधार पे कब आपको क्लास लेनी है, कब आपको डाउट काउंटर्स ज्वाइन करने हैं, कब आपको R&D रिसर्च मटेरियल पे, आपको स्टडी मटेरियल पे आपको काम करना है। तो ये पूरा लेआउट फैकल्टी के पास ऑलरेडी आता है, तो फैकल्टी बहुत स्मूथली, बहुत अच्छी तरीके से उस पर काम करते हैं। और उसके बाद एक सिस्टम का और पार्ट में जोड़ना चाहूँगा, स्मूथनिंग ऑफ सिस्टम। हमने सभी टीम मेंबर से एक ही चीज़ का आह्वान कर रखा है कि स्मूथ तरीके से सिस्टम को चलाया जाए, ताकि कभी फैकल्टी भी परेशान नहीं हो और इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट भी परेशान नहीं हो। इन सब चीज़ों को मिला के आज के दिन मैं कह सकता हूँ पीसीपी आज के दिन फैकल्टी, संसाधन और सिस्टम तीनों में रिच है। और उसके साथ में मेरी बात को शॉर्ट में पूरा करते हुए एक दावा और करना चाहूँगा कि आज के दिन बच्चे को सिस्टम में जो मिल रहा है, इंस्टीट्यूशन में जो मिल रहा है, फैकल्टी, संसाधन, सिस्टम, आने वाले समय में ये तीनों ही चीज़ें डे बाय डे उसको और बेहतर मिलती जाएगी। अक्सर कई बार देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन शुरू होता है या सेशन शुरू होता है तो स्वरूप अलग मिलता है, 4 महीने बाद स्वरूप पूरा का पूरा बदल जाता है। लेकिन पीसीपी और प्रिंस की हर संस्थाओं में एक खूबी है कि 4 महीने बाद आपने जो एडमिशन के समय देखा था उससे भी काफ़ी बेहतरीन चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और मैं ये मानता हूँ कि ये सब चीज़ें ही प्रिंस और पीसीपी की सफलता का राज है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, पीसीपी को लोग इस क्षेत्र का उभरता हुआ ध्रुव तारा कहते हैं और उसके पीछे आपने जो बातें कही इनका बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन इन सीनियर फैकल्टी मेंबर्स का जब कॉन्फिडेंस के साथ एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा, ध्रुव तारा आपने बड़ा सम्मान दिया है शब्द का काम में लेकर, लेकिन पिछले समय से हमने कई बार ये चीज़ एक कॉमेडी की तौर पे चारों तरफ सुनी है कई लोगों से, कई सीनियर लोगों से, कि भाई हम उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं जी। तो निश्चित रूप से पीसीपी आने वाले आज के दिन उगता हुआ सूरज है और आने वाले भविष्य की उम्मीदें हैं, और हम सब लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का अपनी तरफ से भरसक प्रयास करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो ये कहते हुए सब्जेक्ट की बात शुरू करें कि परिंदे ने एक उड़ान भरी है, परों का इम्तिहान अभी बाकी है, जीती है चंद पहाड़ियां अभी तो आसमान बाकी है। ये मजबूत जिम्मेदारी आपके मजबूत कंधों पर है। तो अब सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड 16 ईयर का वास्ट एक्सपीरियंस जिनके पास है, एजी सर। सर, अमेरिका की सिलिकॉन वैली, जिसको अमेरिका का टेक हब कहा जाता है, चाहे वहाँ की बात कर लें, चाहे जो टॉप क्लास कंपनीज हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो, सब जगह
लीडर की भूमिका में भी IITians हैं इंडिया के, और फॉलोवर की भूमिका में भी इंडिया के IITians हैं, और वो लोग उनके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास करते हैं। इसका मतलब IIT में पहुंचना हर इंडियन इंटेलिजेंट स्टूडेंट का ड्रीम टास्क होता है। तो निसंदेह वहाँ की एंट्री का जो गेट है वो जब JEE मेन JEE एडवांस से होकर के जाता है तो टफ होना तो स्वाभाविक है। तो आप प्रीवियस, क्योंकि आपको बड़ा अनुभव है, तो आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को दोहराते हुए आप अपने अनुभव के आधार पे बताएं कि JEE मेन और JEE एडवांस्ड कितना फर्क है, पेपर किस तरह का आता है, और स्टूडेंट्स उसको किस तरह से फेस करें ताकि वो IITs के डोर को नॉक कर सकें। तो ओंकार सर, ये दो एग्ज़ाम हैं, JEE मेंस और JEE एडवांस। दोनों के पैटर्न में काफ़ी फ़र्क है जी। JEE मेंस का जो पेपर आता है जनरली स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पे बेस्ड आता है। जो स्टैंडर्ड थ्योरी चलती है एज इट इज़ वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं जी। यानी बच्चे ने सिस्टमेटिक थ्योरी को पढ़ के उसके साथ साथ काम किया है तो JEE मेंस क्वालिफाई करना, क्लियर करना, अच्छी रैंक लाना बहुत आसान टास्क है जी। इस एग्ज़ाम में 300 आउट ऑफ 300 लाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, और आजकल काफ़ी बच्चों के 300 आउट ऑफ 300 आ रहे हैं। अपने यहीं पे मैथ्स के अंदर 100 परसेंटाइल हैं विद 12th एक बच्चे के, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है मैथ्स में। तो इसमें पेपर कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता। लेकिन इन जनरल बात करें JEE एडवांस की, तो JEE एडवांस के पेपर में 50% क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार लेवल के आते हैं। कुछ क्वेश्चन एवरेज होते हैं पर ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, एक्सेप्शन है, बाई चांस कभी कभी आ जाता है जी। 2017 में JEE एडवांस का पेपर का लेवल ऐसा ही था कि जैसा मेंस का लेवल होता है, बहुत आसान पेपर आ गया था। अभी 2019 में भी पेपर क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से तो ईजी आया था, लेकिन उसमें थोड़ी उसने कैलकुलेशन ज़्यादा दे दी थी, तो पेपर कैलकुलेशन की वजह से थोड़ा अच्छा हो गया था। तो ये मेंस और एडवांस के लेवल में थोड़ा फर्क रहता है। एडवांस के लिए आपको बहुत अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स करनी होंगी। यदि आप एडवांस में अच्छी रैंक लाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स करनी होंगी। या तो आपका सिस्टम आपको एडवांस लेवल के अच्छे प्रॉब्लम जहाँ पढ़ रहे हैं वो आपको देता है तो वहाँ से करें, या फिर कोई अच्छे लेवल की एडवांस की बुक परचेज करके और उसके क्वेश्चन करें। कम से कम एक चैप्टर के 100 अच्छे लेवल के क्वेश्चन तो आपके हाथ से एडवांस के लिए किए हुए होने ही चाहिए। जी सर। डॉक्टर साहब, इंग्लिश की एक फ्रेज है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। एजी सर के बारे में बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर थोड़े से शरीर में दुबले पतले हैं लेकिन सब्जेक्ट में उतने ही गहरे और मजबूत हैं। आयरन मैन मैं कहता हूँ जी, आयरन मैन है, और अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति, क्लासेस के प्रति हमेशा जिम्मेदार रहते हैं, और बच्चों में बहुत अच्छा, बच्चों के साथ आप मेहनत भी करते हैं। बिल्कुल। तो अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। ज़्यादा परिचय की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि प्रीवियस रैंक्स को गिनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हाल ही में JEE मेन का जो रिजल्ट आया उसमें पूरे सीकर में 100 परसेंटाइल की चर्चा है। तो मैं PG सर तक पहुंचना चाहूँगा। PG सर, आप मैथमेटिक्स की टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज क्या रणनीति हो और किस चैप्टर का कितना वेटेज JEE मेन में है और JEE एडवांस में है, ये स्टूडेंट्स तक पहुँचाए। ओंकार सर, सबसे पहले JEE मेंस की बात करते हैं यहाँ पर। तो JEE मेंस में बेसिकली हर टॉपिक से ऑलमोस्ट एक प्रॉब्लम पूछते हैं, मतलब कोई टॉपिक ना तो हैवी वेटेज का होता है ना लो वेटेज का होता है, तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर से एक एक प्रॉब्लम आता है। लेकिन JEE मेंस में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो एडवांस में नहीं है, जैसे कि हम बात करें मैथमेटिकल रीजनिंग की, स्टैटिक्स की, जिसको हम सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं। उसके अलावा अपन रिलेशन की बात कर सकते हैं, यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं। ये टॉपिक बहुत ईजी होते हैं सर, और मतलब इनको क्लासरूम में भी एक एक दो लेक्चर में ही कंप्लीट कर लिया जाता है। तो और हर बार इनसे प्रॉब्लम भी आता है JEE मेंस में, तो वो बहुत स्कोरिंग है। तो बच्चों को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप इन टॉपिक्स को तो कतई ना भूलें, इनको तो आपको 101% करके ही जाना है। तो ये एक तरह से फ्री के नंबर हो गए सर। अब अगर अपन यहाँ पर एडवांस की बात करें, जैसा मैंने बोल दिया मेंस में तो सर किसी टॉपिक का कोई स्पेशल वेटेज नहीं है, सब बराबर है। लेकिन एडवांस में सर बहुत फर्क है इन चीज़ों को लेकर। जैसे हम बात करें वेक्टर एंड 3D को लेकर, पूरा एक यूनिट होता है और बहुत मतलब 15-20 दिन का टॉपिक होता है, और उससे 4 से 5 प्रॉब्लम आता है एडवांस में। अलजेब्रा की तरफ चलें तो अलजेब्रा में स्टार्टिंग में हम क्वाड्रेटिक, प्रोग्रेशन,
बायनॉमियल थ्योरम, पी एंड सी, ये 4 टॉपिक स्टार्टिंग में पढ़ते हैं 11th क्लास के अंदर, और इन पर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आता नहीं है। लेकिन अगर हम 12th क्लास के टॉपिक पे चलें जो अलजेब्रा में है, वो जैसे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हो, चाहे अपना कॉम्प्लेक्स नंबर हो और प्रोबेबिलिटी हो, इन सब पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब अलजेब्रा का मेन पोर्शन हम इसी को बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैथ्स के थर्ड पोर्शन की तरफ चलें, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है कैलकुलस, जो पूरा 12th का 70% कवर करता है ऑलमोस्ट। अब कैलकुलस के अंदर सर बहुत सारी यूनिट है, और उन यूनिट्स में अगर हम चलें तो डिफरेंशियल कैलकुलस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास एओडी होता है, जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स बोलते हैं। अब उस चैप्टर से सर 5 से 6 प्रॉब्लम पूछी जाती है एडवांस के अंदर, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस उसी पे करनी चाहिए। उसके अलावा इनिशियली हम फंक्शन पढ़ते हैं, बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन उससे प्रॉब्लम बहुत कम आता है। इसी के बाद में लिमिट है, एक आध प्रॉब्लम आएगा, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, उससे भी एक आध प्रॉब्लम आता है। मेथड ऑफ डिफरेंस कभी पूछता है, कभी नहीं पूछता है प्रॉब्लम। इंटीग्रल कैलकुलस की तरफ चलें, उसमें इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से एक आधा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से 2 से 3 प्रॉब्लम हमसे हर साल पूछी जाती है, मिनिमम बता रहा हूँ सर, इतना तो आना ही है। इसके बाद में एरिया बहुत छोटा टॉपिक है, बच्चों को जरूर करना चाहिए, उससे एक प्रॉब्लम कंफर्म है एडवांस के अंदर। डिफरेंशियल इक्वेशन इजी है, छोटा है, प्रॉब्लम कंफर्म है। इसके बाद में हम बढ़ते हैं तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री जनरली एप्लीकेशन बेस्ड है, इसका मतलब प्योर क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन इसका एप्लीकेशन जो हम कैलकुलस की बात कर रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। तो ट्रिगो पर बच्चा, जैसे अगर टारगेट का बच्चा है तो उसका अच्छा प्रैक्टिस होता है। 11th वाले बच्चों को मतलब मैं ये रिकमेंड करूंगा, इस पर बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें, क्योंकि टाइम होता है उनके पास। ओंकार सर, अब मैथ्स में आखिरी 5 पोर्शन में से जो आखिरी पोर्शन है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हम 11th क्लास में स्टडी करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो फर्स्ट यूनिट होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, तो वो बेसिक कोऑर्डिनेट का बेसिक वही हम स्टडी करते हैं। प्रॉब्लम कम आता है वहां से, मतलब मुश्किल से एक आध प्रॉब्लम आ जाए तो। लेकिन जो अगले जो 2 टॉपिक है वहाँ सर्कल एंड पैराबोला सर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां से हर साल प्रॉब्लम आता है। इवन मैं ये कहना चाहूंगा सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो है सर वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, क्योंकि वहां पर जैसा क्वेश्चन में कहा गया है उसको वैसे ही फॉलो करेंगे हम, तो प्रॉब्लम हमसे बन जाता है। इसी में अगर आगे बढ़े हम तो इलिप्स एंड हाइपरबोला पे बात होती है सर। एक प्रॉब्लम आती है उनसे, और ईजी उस पर जनरली टेंजेंट एंड नॉर्मल से प्रॉब्लम आता है। तो बच्चा अगर उन पर सीधा प्रैक्टिस करे, ज्यादा इधर उधर का काम ना करे तो भी चलेगा। एडवांस की बात कर रहा हूँ सर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मतलब जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है वो कैलकुलस रखता है, उसके बाद अलजेब्रा रखता है, उसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ जाएंगे। वेक्टर एंड 3D छोटा है और वेटेज अच्छा है उसका, और ट्रिगो एप्लीकेशन बेस्ड है। बिल्कुल सर, थैंक यू। अब हम नीरज सर की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल एक स्माइलिंग फेस के साथ, एनर्जी से हर समय भरे हुए। तो नीरज सर ऐसा कहते हैं कि वेल प्लानिंग इज हाफ डन। अच्छी प्लानिंग, अच्छी रणनीति आधा काम पूरा करने जैसी होती है। तो ये बच्चा अब जो बचा हुआ समय है उसमें अपनी रणनीति क्या रखे, अपनी प्लानिंग क्या रखे, और इस टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करे कि वो एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्म कर सके। बिल्कुल लास्ट टाइम में बच्चों की ये समस्या रहती है कि सर मेरा 70% सिलेबस हो चुका है, तो अब 1 महीना या 2 महीना बाकी है, तो मैं वो 30% रिमेनिंग पहले कंप्लीट करूं या 70% को अच्छे से कंप्लीट करूं। तो इसमें बच्चों को बड़ा डाउट रहता है। तो मेरा पर्सनली ये सजेशन है कि पहले अपन रिमेनिंग 30% पोर्शन को अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि पूरा पेपर हार्ड आता नहीं है। किसी पोर्शन से हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, किसी पोर्शन से ईजी क्वेश्चंस आते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि अपन जो पोर्शन करके गए हैं उससे हार्ड क्वेश्चंस आ जाए, और जो अपन पोर्शन छोड़ के गए हैं उससे आसान क्वेश्चंस आ जाए, तो अपन दोनों तरफ से अपना लॉस हो जाएगा। तो अपना आईआईटी में ऐसा होना चाहिए कि मिनिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट हो। मैक्सिमम नंबर्स अपनी अप्रोच में होने चाहिए कि किसी पोर्शन से अगर इजी क्वेश्चन आया है तो वो अपन तुरंत कर सकें। ऐसा नहीं हो कि कोई बाकी बच्चे तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले और अपने से वो क्वेश्चन छूट जाए, क्योंकि जेईई में एक नंबर की मारामारी होती है ना। 1-2 नंबर से अपन रैंक में काफ़ी पीछे खिसक सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर अपनी रीच में होने चाहिए। तो मैं कहूँगा कि जेईई मेन के लिए प्रत्येक चैप्टर अपना एक इजी और मॉडरेट लेवल तक तो होना ही चाहिए, कि अगर किसी चैप्टर से आसान या मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आता है तो उसको अपन हैंडल कर सकें, वो क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए।
फिर जेई एडवांस की अपन बात करें तो जेई मेन और एडवांस के लिए थ्योरी में तो कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। पिछली परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अपन आकलन करें कि अपन सिलेक्शन की रेंज में है या फिर अपन बहुत अच्छी रैंक के लिए फाइट कर रहे हैं। यदि हम सिलेक्शन की रेंज में हैं तो हमें अपना जो भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल मिला हुआ है उसको अच्छे से कवर करें, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, यदि हम बात करें कैलकुलस की तो कैलकुलस का जेई एडवांस में काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है, तो कैलकुलस को अपन स्ट्रॉन्ग करें तो यहाँ से अपन सिलेक्शन की रेंज में अच्छे से जा सकते हैं। यदि अपन रैंक की बात करें तो जो भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल मिला है वो तो हमें करना ही करना है 100%, प्लस इसके साथ साथ एक अच्छी बुक जरूर प्रीफर करें। जितने भी आईआईटी के टॉपर्स हैं वो सभी सजेस्ट करते हैं कि अपन एक बुक लगाएं, और यदि अपन एक अच्छी बुक लगा लेते हैं और अपन कोचिंग का स्टडी मटेरियल लगा लेते हैं तो अपन एक अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसा कि पीजी सर ने डिस्कस किया, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हो गया, कैलकुलस का पोर्शन हो गया, फिर कोऑर्डिनेट हो गया, इनको अपन स्ट्रॉन्ग करें तो अपन जेई एडवांस के लिए एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल नीरज सर, बहुत बढ़िया। अब आरएस सर की तरफ बढ़ते हैं। आरएस सर ऐसा कहते हैं कि इस चीज़ का कोई मायना नहीं है कि साल भर बहुत अच्छी मेहनत के साथ आपने अपने दिमाग में क्या भरा है, मैं तो इस बात का है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप उसमें से क्या छोड़ करके आते हैं। यानी ये क्रॉप की हार्वेस्टिंग जैसा है एग्जामिनेशन हॉल। तो आप एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा खुद को कैसे मेंटेन करे और पेपर को फेस कैसे करे, इसके बारे में स्टूडेंट्स को बताएं। जी सर, हमने कई बार ऐसा देखा होता है कि बच्चे बहुत टैलेंटेड है, मतलब हमें पता होता है कि बहुत टैलेंटेड बच्चा हो रहा होता है, बट क्या है कि उसके कभी रैंक नहीं आई ना, वो क्या है एग्जाम में वो कोई रैंक सिक्योर नहीं कर पाया या फिर क्वालिफाइड ही नहीं हुआ। एक्चुअली क्या है कि उसका कुछ ड्रॉबैक ये हो जाता है कि जब वो एग्जाम के अंदर जा रहा होता है तो एग्जाम के अंदर और एग्जाम से बाहर हमें जब प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं, एक्चुअली इसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। और आज के टाइम पे क्या है कि अब हम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, जेई मेन और जेई एडवांस के अंदर बैठे हैं, तो इसमें क्या है कि पेपर को अटेम्प्ट करना एक कला की तरह हो गया है, एक कला हो गया है। मतलब हमारा जो मेन पर्पज है एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है। एग्जाम में हमेशा मेन पर्पज होना चाहिए अपने मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने पर। अब मैक्सिमम मुझे मार्क्स स्कोर करना है, तो मार्क्स कैसे स्कोर करना है, कई बार हम क्या है कि प्रॉब्लम्स में जैसे हम फंस रहे होते हैं, तो हमेशा प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कैसे करना है इसके बारे में कुछ बातों को मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम रूम में हमें किन बातों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैं 3 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करूँगा। पहला पॉइंट तो मैं ये डिस्कस करूँगा कि जब स्टूडेंट एग्जाम रूम में होता है, पहली बात तो वो फुल कॉन्फिडेंस में होना चाहिए कि मैं एग्जाम को फोड़ दूंगा। मतलब कॉन्फिडेंस, हमेशा कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान को, मतलब बच्चों को कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या है कि बच्चे प्लानिंग के साथ जा रहे होते हैं, प्लानिंग बिखरती हुई नजर आ रही होती है हमारी। तो पहला तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चों को, और दूसरा ये है कि जब वो एग्जाम में बैठा हुआ रहता है तो जब वो प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर रहा होता है तो हमेशा पहले क्या है कि जिस प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करता है उसमें कॉन्फिडेंस फील करना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को अगर मैंने शुरू किया है तो मैं इसको एंड तक पहुँच करके इसका आंसर निकाल दूंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चा प्रॉब्लम तो ले लेता है बट क्या उसके आंसर्स निकाल नहीं पा रहा होता है। इट मीन कि हमने उसका अटेम्प्ट करना और उसमें जो टाइम दिया 2 से 3-4 मिनट का टाइम दिया वो गलत हो जाता है, हमारा वेस्ट चला जाता है। और 3 घंटे में क्या है 3-4 मिनट भी बहुत मायने रखते हैं हमारे लिए जी। ठीक है, तो पहला तो हमें इस बात पे ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चंस अगर हमने क्या सीन प्रॉब्लम्स जिसमें हम खुद ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आंसर्स ले सकते हैं, वहाँ तक निकाल सकते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। सेकेंड, हमें ध्यान देना चाहिए अपने कैलकुलेशंस पर। अपनी कैलकुलेशंस बहुत ही फास्ट होनी चाहिए और बहुत ही स्मूथ होनी चाहिए। जनरली क्या है कि बच्चे जब क्लासरूम से बाहर हो रहे होते हैं, मतलब घर पे जब प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं तो वो एग्जाम में क्वेश्चंस को देखते हैं, हाँ ये तो मेरे से सॉल्व हो जाएगा, ये तो मेरे से सॉल्व हो जाएगा। बट होता क्या है एग्जाम में आप ऐसा थोड़ी करते हो कि ये प्रॉब्लम मेरे से सॉल्व हो जाएगा। आप तो प्रॉब्लम को पूरा कंप्लीट सॉल्व करते हैं ना, आंसर तक निकालते हैं। तो मेनली हमारी जो प्रैक्टिस है, घर पर जो प्रैक्टिस है वो आपकी ऐसी होनी चाहिए कि मुझे प्रॉब्लम का आंसर तक निकालना है। ये हो जाएगा मेरे से, इट डजंट मैटर, ये फर्क नहीं पड़ता है इस बात से, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या है वो विद इन टाइम सॉल्व करना होता है। तो सभी स्टूडेंट्स को जब घर पे बैठ करके जब प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं तो भाई आपको अपने प्रॉब्लम्स को कंप्लीट आंसर तक सॉल्व करना चाहिए। ठीक, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक अगर आपने मान लो अगर आपने कैलकुलेशंस नहीं करते प्रॉपर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो क्या होता है कि एग्जाम में आपने कुछ मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ कर दी। इट मीन कि उस प्रॉब्लम का पूरा कंसेप्ट आपको आना और ना आना सब बेकार चला गया। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम वेस्टेज होगी। जहाँ आपको +4 मिलना था मार्क्स, वहाँ आप नेगेटिव अपने मार्क्स ले गए जी। ठीक है, तो आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए और दूसरा आपका स्पीड अच्छी होनी चाहिए बट उसमें सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए।
एक्यूरेसी हो, एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब स्टूडेंट्स को अपने एक्यूरेसी पे काम करना चाहिए और सिली मिस्टेक्स को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, ठीक। और सिली मिस्टेक्स को हम एक ही तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, जब अपने घर पर हो रहे होते हैं तो हमें खूब मेहनत करके क्वेश्चंस की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को अप टू आंसर तक करनी चाहिए। बहुत बढ़िया राजेंद्र सर, आप जैसा कि सुन पा रहे थे, आपने 3 चीज़ों पे जोर दिया। फर्स्ट थिंग कॉन्फिडेंस, और उसके साथ सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स। सेकंड आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस, एंड थर्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ बच्चा काम करता है तो वो मैथमेटिक्स क्या पूरे आईआईटी के पेपर को बहुत स्मूथली अटेम्प्ट कर सकता है। और अगर इनमें से एक की भी कमी रह गई तो वो पूरे बने बनाए पेपर को बिगाड़ सकता है। इसलिए आईआईटी में अक्सर देखा जाता है कि बच्चा कई बार लोकल एग्जाम्स में अच्छा कर रहा होता है, मेन में अच्छा नहीं कर पाता। कई बार लोकल एग्जाम्स में इतना अच्छा नहीं कर रहा था लेकिन मेन में अच्छा करके आ गया। तो ये जो सब चीज़ें बताई आपने कि जो मेन एग्जाम में करना है वो आप लोकल एग्जाम्स में वैसे के वैसे प्रैक्टिस करें, घर पे क्वेश्चंस की वैसी प्रैक्टिस करें तो आप बेस्ट रैंक के साथ सेलेक्ट होंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो ये था गुरु मंत्रा सीरीज में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का पैनल डिस्कशन। आप अपनी लाइफ में मैथ्स की मानिधि सिलेक्शन को ऐड ऑन करें, जोड़ें, अपनी सक्सेस को ऐड ऑन करें, अपनी बेहतर रैंक को ऐड ऑन करें और दिल से काम करते रहें, ये काम हो जाएगा। क्योंकि दुष्यंत ने कहा था कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दिल से मेहनत करें। आप सभी को पीसीपी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।